नमस्कार, मैं मनोज सर, पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और उसी मैटर को लेके जिसके पहले हमने चर्चा किया था, संज्ञानात्मक विकास। चूंकि संज्ञानात्मक विकास मैंने कल भी कहा था, उसके पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पूरे टॉपिकों में से, यानी जो सिलेबस सीटेट या टेट वगैरह का है, उन सिलेबसों में से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है, कोई प्रकरण है, कोई विषय वस्तु है, तो वह है आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो उसी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की का संज्ञान। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की का संज्ञान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संज्ञान दरअसल चाहे वो वाइगोत्स्की का हो, चाहे पियाजे का हो और चाहे ब्रूनर का हो, संज्ञान तो संज्ञान ही है। और टेट के लिए वो वाकई में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं हम वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास, ये जाने कि ये आखिर क्या है संज्ञानात्मक विकास। देखिए, चलिए, इसके नाम से स्पष्ट है, वाइगोत्स्की का संज्ञान या वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में वाइगोत्स्की यानी 1896 से 1934 का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव एक प्रतिष्ठित सिद्धांत माना जाता है। तो सबसे ज्यादा गाइस इंपॉर्टेंट तो आपको यही मिल गया कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ठीक है, यानी वाइगोत्स्की का ये जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास, ये सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को माना है। ठीक है, इनके दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अनेकों शोधकर्ताओं ने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को समझने तथा स्पष्ट करने का प्रयास किया। वाइगोत्स्की ने 1920 से 30 के बीच काफी शोध कार्य किया इस अवधि में। पियाजे, चूंकि आपने देखा अभी पियाजे ने भी इसी के समकक्ष 1920 के ही इर्द गिर्द उन्होंने भी अपना शोध कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत भी मूर्त रूप ले रहा था। दुर्भाग्य से रूसी विकासात्मक विज्ञानी का 38 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और उनका विचार आज भी शोध के लिए प्रेरणापरक बना हुआ है। और उनका मत है कि, अब देखिए इनका मत जाने हम, इनका मत क्या है। तो पहला मत है इनका, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। पहला इन्होंने बिंदु कहा कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है और उससे वो प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशलों का विकास माता पिता, शिक्षक तथा अन्य लोगों के साथ अंतरक्रिया के द्वारा होता है या अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी ये चीजें तो आपका स्पष्ट हो गई कि चीजें क्या कह रहे हैं। यानी जो संज्ञानात्मक विकास है वह सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है और उसी से वो प्रभावित होता है। दूसरा कहते हैं कि अधिकांश संज्ञानात्मक कौशल माता पिता, परिवार या शिक्षक के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, या उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, उन्हीं के साथ अंतरक्रिया के आधार पर संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, आगे, अतः वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। ठीक है, बालकों के चिंतन आदि में इस कारक का
असमानता प्रदर्शित होता है किसी बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया, तो ठीक है, ये नहीं। अब देखिए यहां करें कि यदि किसी के संज्ञान का अध्ययन उसके परिवेश से अलग करके भी किया जाए तब भी उसके विश्वास, मूल्य एवं बौद्धिक चिंतन का उस पर प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है, मीन्स हम कहीं से भी ये अलग नहीं कर सकते कि किसी बच्चे में यदि संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो समाज और संस्कृति से इतर होके हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर संज्ञानात्मक विकास देखा जा रहा है या संज्ञानात्मक विकास के आधार पर उसके मूल्य, उसके जो भी विश्वास है, जो उसका चरित्र है, जो उसके सोचने समझने की क्षमता है, जो प्रत्यक्षीकरण है, जो चिंतन है, यानी कॉग्निशन से संबंधित जो भी चीजें उसमें डेवलप हो रही हैं वो कहीं ना कहीं समाज और संस्कृति से संदर्भित होती है। तो वाइगोत्स्की का वो जो ये सिद्धांत है, समाज और संस्कृति के आधार पर संज्ञानात्मक विकास को माना जाता है। ठीक है, ये चीजें रही। इसके बाद देखिए, दरअसल वाइगोत्स्की का तर्क रहा कि मानव विकास के अतीत के बारे में सम्यक या व्यापक जानकारी हो जाती है तो इससे वर्तमान में मानव विकास को समझने में काफी सहायता मिलती है और समय के साथ साथ मानव विकास में कैसे परिवर्तन हो गया इसका भी जानकारी उसे प्राप्त होता जाता है। ठीक है, सामाजिक ऐतिहासिक विकास। अब देखिए, ये दरअसल जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास चूंकि अगर माना जाए तो ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ठीक है, सामाजिक ऐतिहासिक विकास की हम बात करें, सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इस दृष्टिकोण से आशा है कि हमें व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उसकी संस्कृति, मूल्य, मानक एवं तकनीकी परिवर्तनों में हुए बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक, अब देखिए, बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अहम भूमिका होती है। दूसरा कह रहा है, यह विकास शून्य में नहीं घटित होता है, यानी जो संज्ञानात्मक विकास है अगर हम समाज और संस्कृति से अलग करके उसका संज्ञान देखें तो बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यह विकास शून्य में घटित नहीं होता, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग तरह की हो जाती हैं, इसी कारण संज्ञानात्मक विकास में भी असमानता प्रदर्शित होता है। संज्ञानात्मक विकास समाज तथा संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में होता है, अतः इसमें सार्वभौमिक समानता की कल्पना करना उचित नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में संज्ञानात्मक विकास की समानता हो सकती है परंतु एकरूपता नहीं हो सकती। ठीक, मात्र परिपक्वता ही इस विकास को प्रभावित नहीं करती, जैसा कि पियाजे का मानना है या पियाजे का मत है। ठीक, उपयुक्त विवेचन से के पश्चात अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के संबंध में कुछ पक्षों पर हमें विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के कुछ पक्ष हैं जिसमें सबसे पहला पक्ष आपका बौद्धिक अनुकूलन का है। ठीक है, एक चीज आपको और मैं बताते चलूं गाइस कि बौद्धिक अनुकूलन से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह गई, वो चीज ये है कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। मैं यही लिख दूं, यानी अवस्था की हम बात करें। ठीक है, अवस्थाएं, तो कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? कुल 4 अवस्था होती है, यानी ये कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को हम सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहते हैं। तो पहली अवस्था को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहा जाता है। ठीक, सूक्ष्म वृत्तीय विकास यानी ये पहली अवस्था के रूप में मानी जाती है। दूसरी अवस्था के रूप में व्यक्ति वृत्तीय विकास मानी जाती है। व्यक्ति वृत्तीय विकास, देखिए, व्यक्ति वृत्तीय विकास। तीसरी अवस्था है जाति वृत्तीय विकास। ठीक, ये और चौथी अवस्था है आपका सामाजिक ऐतिहासिक विकास। ठीक है, सामाजिक ऐतिहासिक विकास।
ऐतिहासिक विकास। ठीक, ये कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। यानी अगर हम बात करें तो जो आपके संज्ञानात्मक विकास या वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है सूक्ष्म वृत्तीय विकास, दूसरा है व्यक्ति वृत्तीय विकास, तीसरा है जाति वृत्तीय विकास और चौथा है आपका सामाजिक ऐतिहासिक विकास। ठीक है, सूक्ष्म वृत्तीय विकास यानी बच्चा सूक्ष्म चीजों के बारे में जानकारी रखता है। व्यक्ति वृत्तीय विकास यानी व्यक्तियों के विकास के संदर्भ में जानकारी रखता है कि व्यक्ति का विकास कैसे होता है। फिर जाति वृत्तीय विकास यानी जातीयता के आधार पर, जाति का मतलब है जैसे मानव जाति है तो मानव का अपना एक जाति है और उस जाति के आधार पर उसके विकास काल को देखा जाता है कि प्रारंभिक दौरान मानव जाति किस तरह से रहती थी, किस तरह का रहन सहन था उसका, आज के समय में उसका किस तरह का रहन सहन है। ठीक है, तो यह उसका जाति वृत्तीय विकास है। और सामाजिक ऐतिहासिक विकास का मतलब है कि व्यक्ति का जो भी विकास देखा जा रहा है उसमें सामाजिक और ऐतिहासिक परिघटनाएं कैसी हुई हैं, किस तरह से समाज और इतिहास उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल ये 4 उप अवस्थाएं हैं। ठीक, या 4 अवस्थाओं के रूप में प्रायः इस चीजों को देखा जाना है। इसके बाद हम अब बात कर लें बौद्धिक अनुकूलन। ठीक है, यानी जो ये बौद्धिक अनुकूलन है अर्थात संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बौद्धिक अनुकूलन का सिद्धांत चलता है। बौद्धिक अनुकूलन का सिद्धांत क्या है? वाइगोत्स्की का मत है कि प्रत्येक बच्चे में जन्म के समय केवल प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं होती हैं। यानी ये चीज नोट करने लायक है कि वाइगोत्स्की ने क्या माना कि प्रत्येक व्यक्ति बच्चे में जन्म के समय केवल प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं ही होती हैं, परंतु सामाजिक अधिगम एवं सामाजिकरण के परिणामस्वरूप उनकी इस क्षमता में वृद्धि होती जाती है और चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता में भी वृद्धि उत्तरोत्तर होती जाती है। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं चीजों को, क्या कहा जा रहा है। यानी वाइगोत्स्की का मानना है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के दौरान उसमें केवल प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं ही पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे जैसे वो समाज से संबंधित होता है, समाज से उसका लगाव बढ़ता जाता है, या यूं कह लें कि समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया वो शुरू करता है, वैसे वैसे उसके उन्हीं मानसिक क्षमताओं का बहुत तेजी से वो विकास करके चला जाता है, जिसमें चिंतन और समस्या समाधान की भी योग्यता प्रायः उसमें आ जाती है और अनुकूलन की क्षमता भी बढ़ती है। प्रारंभ में बच्चे अक्षर या अंक लिख नहीं पाते हैं, परंतु अधिगम के परिणाम स्वरूप वही कार्य आगे चलकर वो बहुत सरलता से कर लेते हैं। जैसे शुरुआती दौर है, बच्चे कुछ नहीं लिख पाते, कोई अक्षर शब्द नहीं लिख पाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका विकास होते जाता है, माता पिता परिवार या शिक्षक या अन्य लोगों समाज के संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे उन्हीं अक्षरों को वो बड़ी सरलता से लिखते चले जाते हैं। ठीक, बच्चे समस्याओं के समाधान में अन्य महत्वपूर्ण लोगों से भी अंतरक्रिया करके जो विधियां या उपाय सीखते हैं उन्हें वाइगोत्स्की ने बौद्धिक अनुकूलन के नाम से जाना। ठीक, इसके अलावा ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं। यानी सब मिला के कि जैसे जैसे जो भी उसकी प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं होती हैं, उन्हीं प्रारंभिक मानसिक क्षमताओं का वो समाज में रह के वो विकास करके चला जाता है। ठीक है, दूसरा आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र गाइस, ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है इसको हम ZPD कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो प्रश्न है वो यहीं से बनता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। संज्ञानात्मक विकास में ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे पियाजे हों या वाइगोत्स्की, ये दोनों का हमेशा बहुत ही हम यूं कह लें कि काफी टक्कर चलता है कि वाइगोत्स्की से प्रश्न आए या पियाजे से प्रश्न आए, लेकिन प्रश्न जरूर आएगा वो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ZPD क्या कहता है?
देखिए, चूंकि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के परिवेश को आधार बताया था, उनका यह कहना है कि बचपना अवस्था में बच्चों को उपलब्ध परिवेश तथा उसमें रहने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण सदस्यों का उसके विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का आशय है कि अनेक जटिल कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते हैं, परंतु यदि उन्हें अपने लोगों या निर्देशकों की सहायता प्राप्त हो जाए तो वो आसानी से उसे संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने लायक है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र का आशय है कि ऐसे अनेक जटिल कार्य हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें अपने निदेशकों की कुछ सहायता मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो उस कार्य को वो जरूर कर लेते हैं। वही उनका जो नाम प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, इस स्थिति को सामाजिक सहयोग कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सामाजिक सहयोग कहा जाता है गाइस। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सोशल कोलैबोरेशन कहते हैं, यानी किसको कहते हैं? वही जो किसी कार्य को बच्चा नहीं कर पाता, बच्चा नहीं सीख पाता, परंतु अगर उनके बड़े बुजुर्ग या निदेशक उनकी सहायता करते हैं तो अवश्य ही उस कार्य को कर लेता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को सामाजिक सहयोग कहते हैं। इसके लिए अधिक से अधिक सक्षम एवं योग्य निर्देशकों की आवश्यकता ली जा सकती है या सहायता ली जा सकती है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं गाइस। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्कैफोल्डिंग क्या कहते हैं? यानी सामाजिक उपयुक्त स्थिति को सामाजिक सहयोग कहा गया। ठीक है, इसके लिए अधिक से अधिक सक्षम एवं योग्य निर्देशकों की सहायता ली जा सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर ये स्कैफोल्डिंग शब्द होता क्या है। देखिए, मैं यही आपको स्पष्ट करते चलूं कि स्कैफोल्डिंग शब्द दरअसल पियाजे ने एक शब्द दिया था, स्कीमाटा, स्कीमा, ढांचा। ठीक है, वो जो स्कीमा है, यानी हम जितने दिन जो भी कार्य करते हैं, जिस प्रकार की भी अंतर्क्रिया करते हैं, उसका उसी स्कीमा में हम उसको स्टोर करते जाते हैं, संग्रहित करते जाते हैं, संकलित करते जाते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रतिदिन अपनी स्कीमा को मजबूत करते जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। ढांचा एक सहयोग की भावना के रूप में भी देखा जाता है। उसी आधार पर ये स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग का भी मतलब होता है सहयोग करना, अस्थायी सहयोग। ठीक है, तो अस्थायी सहयोग है ये, यानी एक प्रकार से सहयोग की भावना। जैसे पियाजे का शब्द है स्कीमाटा या स्कीमा। ठीक है, ये स्कीमा शब्द पियाजे का है, वहीं वाइगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग शब्द है। ठीक है, ये किसका है? वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की का शब्द है ये स्कैफोल्डिंग। तो दोनों शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पियाजे का स्कीमा नोट कर लीजिए या ये देख लीजिए वाइगोत्स्की का स्कैफोल्डिंग। ये दोनों चीजें नोट करने योग्य भी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दरअसल स्कैफोल्डिंग को भी और मैं स्पष्ट कर दूं तो स्कैफोल्डिंग का मतलब पाइट होता है। पाइट यानी जो मकान बनाया जाता है, तो उस मकान में जो पाइप बांधी जाती है, जिस पर चढ़कर व्यक्ति या मजदूर काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसी पाइप को प्रायः क्या कहा जाता है? यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। उसी पाइप को स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यह स्कैफोल्डिंग जो होता है एक अस्थायी सहयोग होता है। अस्थायी सहयोग होता है मतलब कि हम कोई भी कार्य करें तो उसमें जो अस्थायी सहयोग, बड़े बुजुर्ग द्वारा जो अस्थायी सहयोग किया जाता है, वही हमारा स्कैफोल्डिंग कहलाता है और उसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप सोच लीजिए कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो जो साइकिल चलाने जानता होगा व्यक्ति, हम उसी की सहायता लेते हैं। वो पीछे से साइकिल को पकड़ लेता है और सीखने वाला बच्चा उस साइकिल पे बैठ जाता है और साइकिल को धीरे धीरे वो धक्का देता है,
धीरे धीरे एक सहारा बन के उसको पकड़े रहता है, और जैसे जैसे वो साइकिल चलाना शुरू करता है वैसे वैसे व्यक्ति अपना हाथ धीरे धीरे साइकिल से छोड़ता चला जाएगा, यानी दूर करता चला जाएगा, और एक समय आएगा कि बच्चा बैलेंसिंग कर लेता है और साइकिल चलाना सीख जाता है। वही चीजें इसके फोल्डिंग है, यानी हम अपने बड़े बुजुर्ग से जो सहयोग ले लें वह हमारा इसके फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके फोल्डिंग कहते हैं, जैसे मान लें कि एक बच्चा किसी समस्या का समाधान करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता, उसे अपने माता पिता से सहायता मिल जाए तो उसका समाधान वो कर सकता है, परंतु यदि बालक में कौशल अधिक है तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये चीजें तो समझ में आ गई। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही इसके फोल्डिंग मिलेगा। इसके फोल्डिंग का मतलब ही होता है अस्थायी सहयोग। अस्थायी सहयोग यानी पाइट, अक्सर एग्जाम में पाइट शब्द पूछता है आजकल। पाइट, ये शब्द, ये पाइट, या इसी को हम क्या कहते हैं, पाइप कहते हैं, है ना। ये पाइट शब्द या पाइप शब्द कहता है। ठीक है, ये जो पाइट है या पाइप है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यही गाइस आपका स्कैफोल्डिंग है। या देखिए, ये तो स्कैफोल्डिंग शब्द, पाइट शब्द, पाइप शब्द, ये क्या है, ये एक अस्थायी सहयोग है, अस्थायी सहयोग। ठीक, वो भी बड़े बुजुर्ग द्वारा जो अस्थायी सहयोग किया जाता है उसी को हम पाइट कहते हैं, पाइप कहते हैं, या स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की ने कहा, लेकिन पियाजे ने स्कीमा शब्द दिया था कि ये स्कीमा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है निर्देशित सहभागिता, गाइडेड पार्टिसिपेशन, यानी निर्देशित सहभागिता क्या है। देखिए, संज्ञानात्मक योग्यता को प्रोत्साहित करने में निर्देशित सहभागिता काफी लाभकारी है। इसका आशय कि प्रौढ़ एवं बच्चों के बीच होने वाली उस अंतरक्रिया से है जिसमें बच्चे अपने वरिष्ठ लोगों के सांस्कृतिक प्रासंगिक कार्यों में सहभागिता करते हैं या उनके व्यवहार को प्रेक्षण करते हैं। ठीक, निर्देशित सहभागिता एक प्रकार का अनौपचारिक प्रशिक्षण है। इसके परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक विकास की गति काफी बढ़ जाती है। अतः इसे एक ऐसे अवसर बच्चे की बौद्धिक कुशलता को बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अनेक दृष्टिकोण से लाभकारी है। जैसे बच्चों के सीखने की क्षमता में वृद्धि है, उनकी स्मरण एवं संप्रेषण की योग्यताओं में वृद्धि है, बच्चे को स्वयं को समझने में सहायता मिलती है, उनके आत्म के विकास पर प्रभाव पड़ता है, बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में परिचित होने के अवसर प्राप्त करते हैं, वे परिवार एवं समाज के लिए उपयोगी जीवन मूल्यों को सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपकी निर्देशित सहभागिता होती है। देखिए, पियाजे का तुलनात्मक, थोड़ा सा ये चीजें देखिए, कुछ साफ छोड़िए, ये आपके काम की लायक नहीं। इनका हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लें। पियाजे एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर से भी स्पष्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश सिद्धांत देख लें और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देख लें। ठीक, तो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक असमानता के कारण अंतर पाया जाता है। ठीक, पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का प्रतिमान सार्वभौमिक होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के साथ अंतरक्रिया का परिणाम है, जबकि पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चों द्वारा किए जाने वाले स्वतंत्र व्यवहारों पर निर्भर करता है। ठीक, फिर तीसरा, बालक जो देखता है वह आगे चलकर वैसा ही करता है, अतः सामाजिक व्यवहार वह स्वयं अंगीकार कर लेता है और स्वयं अंगीकार कर लेता है। ठीक है, वहीं ये पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मकेंद्रित विचारों को सामाजिक परिस्थितियों में उपयोग में लाता है। अगला कि प्रौढ़ व्यक्ति बच्चों के लिए परिवर्तन अभिकर्ता का कार्य करते हैं, वे मॉडल के रूप में ले सकते हैं। पियाजे कहते हैं कि सहपाठी या मित्र बच्चों के लिए परिवर्तन अभिकर्ता का कार्य करते हैं, यानी सहपाठी करते हैं, यहाँ बड़े बुजुर्ग करते हैं, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से गाइस ये जो चीजें हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है देखा जाए तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हो या फिर हम बात कर लें वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास, तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए हम फिर नेक्स्ट मिलेंगे आपको और कोशिश करेंगे कि इसका एक समरी आपको लेके दे दें ताकि आपको रनिंग चीजें सुटेबल मिल जाए, सही तरीके से मिल जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार।